बजट में इनकम टैक्स को लेकर भी कई बदलाव हुए हैं, स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हुए हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा है। अब इन सब चीजों का आपके इनकम टैक्स पर क्या असर पड़ने वाला है? आपको कैसे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए? आपके लिए कौन सा रिजीम बेटर है, नया वाला या पुराना वाला? स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आप कैसे बेहतर तरीके से उठा सकते हैं? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे। इन सारे सवालों के जवाब आज खोजते हैं। हमारे साथ जाने माने टैक्स के जानकार और मनी एडी स्कूल के फाउंडर अर्णव पांड्या जुड़े हुए हैं। अर्णव सर, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। सर, एक पहला सवाल यही कि ये जो इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? देखिए, इनकम टैक्स में स्लैब्स में जो बदलाव हुए हैं उसका फायदा तो उन्हीं को होगा जो नया टैक्स रिजीम में जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो पुराना टैक्स रिजीम था उसका जो रेट है वो तो उसी तरह पिछले साल की तरह ही रखा गया। जो नया टैक्स रिजीम है उसमें आपने देखा होगा कि जो पहला स्लैब है 3 लाख से 6 लाख तक का, वो 3 लाख से 7 लाख किया गया है। और दूसरा स्लैब जो था वो 7 से 10 लाख तक किया गया है। तो यहाँ पर जो टैक्स का बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, वो तकरीबन 10,000 रुपये तक होगा। विच मीन्स कि अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है तो पहले आप जो टैक्स भर रहे थे नए टैक्स रिजीम में, उसके सामने इस बार आप 10,000 रुपया की सेविंग्स वहां पर कर सकते हो। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय, तो क्योंकि नए टैक्स रेजिम में एक एडिशनल 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, और आप मान लीजिए कि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में जाते हो, यानी कि 15 लाख से ज्यादा की इनकम है, तो उसके मुताबिक ये 25,000 पे 30% का एडिशनल सेविंग 7,500 होगा। मान लीजिए कि आप जो 20% के स्लैब है, यानी कि 12 से 15 लाख, वहां पर आप फॉल करते हो, तो यहां पर आपका सेविंग जो 25,000 एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन है उस पे 20% यानी कि 5,000 का होगा। तो डिपेंडिंग कि आप कौन से इनकम स्लैब में आपका फाइनल इनकम आता है, उस हिसाब से 10,000 नए स्लैब्स के लिए प्लस ये एडिशनल अगर आप सैलरीड हो तो उसके मुताबिक आपको ये सब बेनिफिट्स जोड़ के आपका फाइनल टैक्स जो है वो इस मुताबिक कम हो जाए। बिल्कुल। सर, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नए स्लैब को लोग ज्यादा चुन भी रहे हैं। वित्त मंत्री ने भी ये बताया कि करीब 2/3 लोग जो है वो नए टैक्स रिजीम में हैं। एक चीज यहां समझना चाहेंगे सर कि अब चूंकि चीजें काफी बदल गई हैं, नए टैक्स स्ट्रक्चर में भी दो दो बार बदलाव हो चुके हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ गया है, तो किन लोगों को नए टैक्स रिजीम में रहना चाहिए और किन्हें अभी भी पुराने टैक्स रिजीम में ही रहने में फायदा है? देखिए, नए टैक्स रेजिम में आपका टैक्स सेविंग्स तो होता ही है, पर वो कब होगा? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा टैक्स कैलकुलेशन होता है, पुराने टैक्स रेजिम में क्या होता है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से सेक्शन 80 के तहत प्लस इवन एचआरए की तहत सेक्शन 24 इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन, ये सभी को आपके टैक्सेबल इनकम से कम किया जाता है और नेट फिगर पे टैक्स लगता है। अब यहाँ पर नए टैक्स रेजिम में क्या है कि क्योंकि डिडक्शन गिने चुने हुए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो उसी तरह से आप ये सब डिडक्शंस का लाभ नहीं ले सकते। तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो ग्रॉस इनकम है वही टैक्सेबल इनकम हो जाती है। तो बात इस पर आती है कि आप कितने डिडक्शंस ले रहे हैं। अब एक कैलकुलेशन हम करें तो नए टैक्स रेजिम में इस साल, यानी कि करंट ईयर में, जब ये रेट्स कम किए गए हैं, उसके मुताबिक अगर आप 4,35,000 से ज्यादा डिडक्शन दे रहे हो अंडर द ओल्ड टैक्स रेजिम, तभी आपके लिए ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल है। अगर आपके डिडक्शन 4,35,000 से कम है, तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपका टैक्स नए टैक्स रेजिम में कम ही आएगा। तो ये एक क्लियर डिमार्केशन हो जाता है कि जितने ज्यादा डिडक्शंस आप ओल्ड टैक्स रेजिम में क्लेम कर रहे थे, अगर ज्यादा है इस फिगर से, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका टैक्स कम आएगा। अदरवाइज तो आपके लिए इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली यही अच्छा है कि आप नए टैक्स रेजिम में चले जाए, क्योंकि वहां पर आपका जो फाइनल टैक्स है वो कम होगा। अच्छा।
सर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं डिडक्शंस में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एक तो एचआरए हम इंक्लूड करेंगे, जो हाउस रेंट अलाउंस है उसको, उसके अलावा एटीसी के डिडक्शंस, एनपीएस के कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस के कंट्रीब्यूशंस, इतने सारे को ऐड करके अगर 4,35,000 से ज्यादा होता है तो पुराने में रहना फायदेमंद है। बिल्कुल सही कह रहा हूं सर मैं? जी, इसमें काफी सारे एडिशनल डिडक्शंस भी है। तो एचआरए तो आपने बोल दिया, लेकिन इसके अलावा अगर आप हाउसिंग लोन है और उस पर इंटरेस्ट भर रहे हैं तो अंडर सेक्शन 24 2 लाख तक का इंटरेस्ट आपको हर साल एक डिडक्शन मिलता है, तो वो भी आपको गिनना पड़ेगा। दूसरी बात कि चैप्टर 6 से ये सब सेक्शन 80 के डिडक्शन है, उसमें सेक्शन 80C जो कॉमन है, सब जानते हैं, 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट वो है। सेक्शन 80D जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे है आपके लिए और आपके परिवारजनों के लिए, वो है। फिर एक दूसरा कॉमन डिडक्शन जो काफी सारे लोग लेते हैं वो सेक्शन 80G का है, जहां पर आप डोनेशन करते हो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, वो है। तो ये सभी अगर आपने डिडक्शंस ऐड किए तो वो फिगर आपको टैली करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप कितना डिडक्शंस ओल्ड सिस्टम में ले रहे हैं। जी। सो नए नए लोगों के लिए तो क्लियर है कि जो नए टैक्स रिजीम में है उनके लिए क्लियर है कि उनको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और उसके अलावा जो है वो टैक्सेबल इनकम काउंट की जाएगी। पुराने लोगों के लिए अर्णव सर का ये कहना है कि अगर आपका डिडक्शन जो है वो 4,35,000 से ज्यादा है तो ही आपके लिए पुराना टैक्स रिजीम बेहतर है, अदरवाइज आपको नए टैक्स रिजीम की तरफ स्विच कर जाना चाहिए। तो ओवरऑल क्लियर है तस्वीर कि किन्हें अब नए टैक्स रिजीम में जाना चाहिए और किन्हें पुराने टैक्स रिजीम में बने रहना चाहिए। अर्णव सर बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने बहुत क्लियर तरीके से लोगों को बताया कि किन के लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है और अब जो है वो जो बदलाव हुए हैं उसका कितना फायदा किसे मिलेगा।